जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकेंड लेक्चर के बारे में। हमने पहले लेक्चर में जो कवर करा था उसी के कुछ आगे हम आएंगे, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और ये सभी लोग ये मान के चलें कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में से इस बार क्वेश्चन बनेगा ही और लगभग हर साल इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मैंने जो लेक्चर 1 में बताया था उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आएंगी, यानी कि फैराडे लॉ से रिलेटेड चीज़ें आज हम वापस से डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में। सभी लोग कॉपी पेन निकालें और देखें सबसे पहले कि आज के दिन हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आज सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसके देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पिछली बार इसका न्यूमेरिकल आया हुआ था तो हमें न्यूमेरिकल में भी फोकस करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद की कॉइल के साथ इंडक्शन होना, मतलब खुद की कॉइल में यानी कि सिंगल कॉइल में ही करंट का प्रोडक्शन होना। एक कॉइल रखेंगे और उसी कॉइल में करंट अपने आप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर तो एक कॉइल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉइल ले लेते हैं। फिर इसका हम स्टेटमेंट देखेंगे। मैंने ये ले लिया एक कॉइल, ऐसा, दिस इज व्हाट, कॉइल। अब इस कॉइल में क्या जा रहा है? करंट। क्या जा रहा है? करंट। यहां हमने ले लिया करंट, मान लेते हैं ये हमारा करंट है। इस करंट को हम बोलेंगे मेन करंट। क्या बोलेंगे? मेन करंट। तो ये हो गया हमारा मेन करंट, मेन करंट, ठीक है। अब मेन करंट जब इससे पास होगा तो क्या होगा, ठीक है, वो समझते हैं। जैसे ये करंट जाएगा क्या बनाएगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। भाई अगर मेन करंट के बारे में बात करें तो जब करंट यहां से पास करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, या तो अंदर आ रहा होगा फील्ड लाइन से या बाहर जा रहा होगा। वो तो हम राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ये बताया था रूल ना। अगर करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इस टाइप से हम इसके डायरेक्शन बता सकते हैं। फिलहाल हमें डायरेक्शन नहीं जाननी, हमें ये जानना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमने क्या करा? हमने इसको मेन करंट दिया। तो जैसे ही करंट दिया इसने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा कॉइल को, तो कॉइल के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? फ्लक्स। क्या मिलेगा? फ्लक्स। तो मिल गया हमें मैग्नेटिक फ्लक्स। पॉइंट ये है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? देखो, करंट मैं यहां पे वेरी करा रहा हूं। भाई पहले करंट कितना था? 0 एम्पियर। फिर मैंने मान लो 5 एम्पियर करंट किया। कितना करा? 5 एम्पियर। तो 0 पहले था और बाद में हो गया 5 एम्पियर। तो भाई डायरेक्ट तो 5 एम्पियर हुआ नहीं, पहले 0 से 1 एम्पियर हुआ होगा, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ होगा, 2 एम्पियर से 3 हुआ होगा, 3 से 4 हुआ होगा और 4 से 5 एम्पियर हुआ होगा। मतलब करंट क्या कर रहा? वेरी कर रहा। करंट क्या कर रहा? वेरी कर रहा। तो ये वेरिंग करंट हुआ। कैसा हुआ? वेरिंग करंट। और वेरिंग करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा? वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? वेरी करेगा। मतलब फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स अगर चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बताया था कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज कॉइल, मतलब किसी भी क्लोज कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? करंट इंड्यूस करता है। क्या करता है? करंट इंड्यूस्ड करता है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट। तो यहां क्या मिल गया हमें? हमें मिल गया इंड्यूस्ड करंट मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या करा एक्चुअल में? हमने मेन करंट दिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाई तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। तो ईएमएफ मिलेगा तो इंड्यूस करंट आएगा जो कि मेन करंट का अपोज करेगा। भाई इंड्यूस करंट हमेशा क्या करता है? मेन करंट का अपोज करता है, ठीक है।
चलिए, तो इसको हम सिस्टमेटिक लिखते हैं पहले कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो डेफिनेशन भी लिखेंगे और प्रोसेस भी लिखेंगे। तो ये तो समझाने वाला पोर्शन रहा। एक बार इसकी वापस से हम डेफिनेशन समझेंगे और फिर हम इसे लिखेंगे कैसे लिखना है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ क्या ले लेता हूँ, एक कॉइल ले लेता हूँ। सपोज दैट वी हैव अ कॉइल, ये एक कॉइल ले ली ऐसे। इसमें हमने क्या दिया, करंट दे दिया। क्या दिया, करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, मेन करंट। क्या बोलते हैं, मेन करंट। ऐसे अब जैसे मेन करंट दिया तो चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पे एक करंट आएगा, इसे बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट, जो कि मेन करंट का अपोज करेगा। क्या करेगा, मेन करंट का अपोज करेगा। ठीक है, चलिए एक दो चीजें और इसमें समझेंगे। पहले एक बार वापस से इसी प्रोसेस को समझ लेते हैं। मैंने क्या दिया, करंट दिया। ये करंट कैसा है, वेरिंग करंट है। कैसा करंट है, वेरिंग। वेरिंग करंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि करंट हमारा 0 एम्पियर से 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, ऐसे वेरी करेगा। अगर करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। भाई अगर करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो कि वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स अगर चेंज होगा तो करंट आएगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट देखें तो पहला पॉइंट ये है कि क्लोज कॉइल होनी चाहिए। इस कॉइल को क्लोज कर दो। यहां मैंने ऐसे लगा दिया बैटरी, और ये लगा दिया की, और यहां एक काम करो, बल्ब भी लगा लो। क्या लगा लो, बल्ब। ऐसे ये बल्ब हो गया। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी थी। अब क्या करा, जैसे स्विच ऑन करा, क्लोज कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, क्लोज कॉइल में फील्ड चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज हुआ, करंट आया। मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां लिख सकते हैं द फेनोमेना ऑफ, ये क्या है, एक ऐसा फेनोमेना है, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज कॉइल, इन अ क्लोज्ड कॉइल। किसी भी क्लोज कॉइल में जो ये प्रोसेस होगा, मतलब क्या हुआ, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है या इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज कॉइल। क्लोज कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण यहां क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड करंट हो, वो मेन करंट का अपोज करेगा, क्योंकि बनाया इसी ने, मेन करंट ने इसको बनाया इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड करंट इसी का अपोज करेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बल्ब जो लगा है उसकी ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा, बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो उसे भी देख लेते हैं ब्राइटनेस का क्या हिसाब किताब है। तो देखो भाई ऐसा है, पहले जैसे मान लो मैंने करंट दिया 1 एम्पियर, कितना दिया, पहले 0 था, 0 से करंट हुआ 1 एम्पियर, 0 से 1 एम्पियर। तो अगर 0 से 1 एम्पियर करंट हुआ तो मेन करंट या इंड्यूस करंट कुछ ना कुछ तो आएगा। भाई करंट तो चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज हुआ तो करंट भी आएगा, तो इंड्यूस करंट कुछ तो आएगा। मान लेते हैं वो आया 0.2 एम्पियर। कितना है, 0.2। ये 1 एम्पियर है, ये 0.2 से अपोज कर रहा है, तो यहां करंट कितना बचा, 0.8 एम्पियर। मैंने कितना दिया, 1 एम्पियर दिया, अपोज कितना हुआ 0.2 एम्पियर का, ये इंड्यूस करंट ने अपोज करा, तो बचा कितना 0.8 एम्पियर। मतलब वहां जो करंट पहुंचा 0.8, तो बल्ब धीरे से ग्लो करा। फिर मैंने करंट 1 से 2 एम्पियर कर दिया, इंड्यूस ईएमएफ भी, इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा। इंड्यूस करंट मान लेते हैं अब बढ़ गया 0.4 एम्पियर हो गया। अब 2 एम्पियर में 0.4 कम कर दिया, कितना आया 1.6 एम्पियर।
मतलब जैसे जैसे मेन करंट हमारा बढ़ता है, इंड्यूस करंट हमारा अपोज करता है। तो इसकी वजह से बल्ब के पास जो करंट पहुंच रहा है वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है। करंट क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, और जैसे धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेगा बल्ब जो है वो स्लाइड धीरे धीरे ग्लो करता है। ठीक है, वो धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ाता है। इससे क्वेश्चन आता है। इसी का एक क्वेश्चन और आता है, देखो उसको भी। अब क्या करता है, ये देखो, मान लो कि अब मैं स्विच को ओपन कर दूं, ये जो की लगा है ना इसको हटा दूं। जैसे अभी बल्ब ग्लो कर रहा है, भाई करंट तो 5 एम्पियर हो गया, 3 है 4 5 एम्पियर, मान लो 5 एम्पियर करंट हो गया। जब 5 एम्पियर करंट हो गया तो बल्ब अब तो एक जैसा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि करंट तो अब चेंज नहीं होगा। जब करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट आना बंद हो जाएगा। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अभी करंट जो है एक जैसा जा रहा है 5 एम्पियर, तो ये बल्ब जो है वो एक जैसी इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सडनली इसको स्विच को ओपन कर दूं तब क्या होगा? तो ये मैंने दूसरा डायग्राम बनाया ऐसे, ये बनाया स्विच, स्विच को हमने ओपन कर दिया, यहां लगा दिया बल्ब, क्या लगा दिया? बल्ब। ठीक है, अभी इसमें करंट कितना जा रहा था? 5 एम्पियर। अब सोचो जब 5 एम्पियर करंट जा रहा था तो 5 से कितना हुआ होगा? 4। भाई एकदम से 0 तो होगा नहीं, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और 1 के बाद 0 एम्पियर। करंट क्या हो गया? 0। 5 एम्पियर से धीरे धीरे करंट कम होते होते क्या हो गया? 0। तो मेन करंट क्या हुआ? फिर से चेंज हुआ। मेन करंट अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस करंट फिर से प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट फिर बना। लेकिन अब जो इंड्यूस करंट बनेगा वो मेन करंट का अपोज करेगा, यानी कि यहां पर आएगा डायरेक्शन ऑफ मेन करंट के। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मेन करंट की डायरेक्शन में। क्यों? भाई मेन करंट तो 0 होना चाह रहा, और अपोजिशन का मतलब क्या होता है? जब तुम 0 होना चाह रहे हो तो वो आपको 0 होने से रोके। जब आप बढ़ना चाह रहे थे, जब आप बढ़ना चाह रहे थे तो वो आपको बढ़ने से रोक रहा था। जब करंट हमारा 3 एम्पियर 2 एम्पियर होना चाह रहा था तो करंट का अपोज कर रहा था कि बढ़े नहीं। इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस, तो वो करंट के बढ़ने का अपोज करता है। यहां पर करंट कम होना चाह रहा है तो उसका फिर से इंड्यूस करंट अपोज करेगा। तो अपोजिशन कैसे होगा? वो 0 होना चाह रहा है तो उसको 0 नहीं होने देगा, वो अपनी करंट इसको ऐड करेगा। मतलब इंड्यूस करंट मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है व्हेन वी स्विच ऑफ द की। पहले ऑन था ना, स्विच ऑफ करा तब। तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बल्ब एकदम से बंद नहीं होगा, बल्ब धीरे धीरे बंद होगा, स्लोली। ये ध्यान रखा, बल्ब में करंट, भाई ये करंट हमारा कम हो रहा था ना, इंड्यूस करंट अपनी करंट को ऐड कर रहा था, तो बल्ब जो है स्लोली बंद होता है, स्लोली डिम होता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे आते हैं। फिलहाल हमारे पास जो आया स्टेटमेंट आ गया, ये क्या बताया स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट सबको क्लियर है ना? आप इसको नोट करो एक बार। मैं देखो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करो, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं, फिर आगे बताता हूं इसके फॉर्मूले। ठीक है, सारी चीजें सही दिख रही हैं? चलिए सारी चीजें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं ना। चलिए देखें यहाँ पर, तो मैंने क्या दिया? करंट दिया, क्या मिला? फ्लक्स। मतलब यहां पर जो फॉर्मूला हमारा आया वो आया मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा मेन करंट दोगे उतना ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो मेन करंट है ये, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द कॉइल। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं, एक कॉफिशिएंट आता है जिसे बोलते हैं एल। तो एक फॉर्मूला हो गया फाई इक्वल टू एल आई, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को लिख सकते हैं फाई बाय आई। एल क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या इंडक्शन भी बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। ठीक है,
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, यहाँ पर यूनिट क्या आएगी। देखो फ्लक्स की यूनिट सबको पता होगी, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर लिख दिया इसकी यूनिट डायरेक्ट। एक यूनिट इसकी और बनती है, इसे बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। हेनरी इसकी डायरेक्ट यूनिट है, एमकेएस यूनिट। हेनरी भी याद रखेंगे, वेबर पर एम्पियर भी याद रखेंगे। ठीक है, तो एक ही हमारे फॉर्मूले से यूनिट बन गई। अब इसमें एक और चीज है जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया या इंड्यूस्ड करंट आया उसकी वैल्यू क्या है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल या व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं फैराडे लॉ से। यहां देखें तो ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। यही लिखा था हमने, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। चाहो तो नंबर ऑफ टर्न ले सकते हैं, बाकी हम यहाँ नंबर ऑफ टर्न अभी नहीं ले रहे हैं। तो E को E लिखा, माइनस को माइनस, डी बाई डी टी को डी बाई डी टी। फाइव की जगह हम लिख सकते हैं एल आई। क्या लिख सकते हैं? एल आई। तो ये हमारा बना फॉर्मूला। क्या बना? तो इसको लिख दिया E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके न्यूमेरिकल आए हुए हैं लेटेस्ट। ई क्या है? एल दो हमारा कॉफिशिएंट है, एल बाहर कर दिया, क्या बचा? डी आई बाई डी टी। तो यहां से भी डेफिनेशन बनती है, अगर चाहो तो यहां से भी डेफिनेशन बना सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस की, जैसे वो बनाया ना, यहां से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो यहां से एल की वैल्यू निकाल लो, यहां साइड में बता रहा हूं ना, एल की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं ई अपॉन डी आई बाई डी टी। बोलो ऐसा लिखा जा सकता है? माइनस तो रहेगा ही। अगर डेफिनेशन बनाना है तो यहां से डेफिनेशन बना ले। क्या लिखेंगे? ये ई क्या है? ईएमएफ। कहां पर है? कॉइल में है, तो यहां लिखेंगे द ईएमएफ induced in a coil, induced in a closed coil due to the unit rate of change of current, unit rate of change of current is called सेल्फ इंडक्टेंस। इसको भी हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। ये भी सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला है ना माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो ये क्या लिखा? ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डिवाइड में है तो ये यूनिट कर दिया, 1 कर दिया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, भाई इसको क्या कर दिया मैं? 1 कर दिया। तो यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्शन में इतना है, और ये डेफिनेशन है, और ये फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और इसका स्टेटमेंट ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड ले तो उसके लिए सेल्फ इंडक्शन का क्या फॉर्मूला आएगा उसे देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। इसको मैं काम करता हूं, ये लो कलर से कर देता हूं ताकि दिखे नहीं किसी को, है ना। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, 2 नहीं आएगा। 2 तो आता है म्यूचुअल इंडक्शन में, 2 तो आता है म्यूचुअल इंडक्शन में, एक ही कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होता है, 2 में नहीं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की, किसके लिए? लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो हमने क्या करा, एक लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया पहले ऐसे, दिस इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ऐसे। ये थाला 07 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, महेंद्र सिंह धोनी वाला। बाकी विराट कोहली के भी फैन होंगे यहाँ पर, तो अपन सबके फैन हैं इंडिया टीम के ही। तो ये हो गया करंट। बाकी थाला 07 मेरा फेवरेट है ना, महेंद्र सिंह धोनी, मैं फैन हूँ, आप लोग भी होंगे और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। ये देख, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम, एल लेंथ ले ली,
ठीक है, एल लेंथ ले ली, इसमें करंट दे दिया हमने आई, करंट कितना दे दिया आई। अब इसका डेरिवेशन देखना है, छोटा सा डेरिवेशन है, ये तो एक लाइन पे हो जाता है, सिस्टमेटिक लिख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करा हमने, इसको करंट दिया, करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना होगा तो फ्लक्स बना होगा, फ्लक्स के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा। तो पहले जो हमने इसको लिखा है उसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या क्या लिया है, तो मैंने एक कॉइल लिया है, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल, a current carrying coil of n number of turn, कितने नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। इट्स लेंथ इज l, इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, l। सो अब सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस लिखो इसका, सेल्फ इंडक्टेंस L क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा होता है L इक्वल टू फाई अपॉन में आई, क्या होता है फाई अपॉन में आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये एक कॉइल का हुआ, दूसरी कॉइल में भी तो फ्लक्स मिलेगा, दो कॉइल का हुआ, तीसरी कॉइल में फ्लक्स मिलेगा, तीन हुआ, मतलब मैं टोटल फ्लक्स अगर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, एन फाई बाई आई, एन फाई अपॉन में आई, ऐसे लिख सकते हैं। L इक्वल टू फाई बाई आई होता है, भाई टोटल सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखें, अब इसको हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, n को n लिखा, फाई को लिख सकते हैं b इंटू ए, फाई क्या होता है b इंटू ए, b मैग्नेटिक फील्ड होता है, a एरिया होता है। चलिए इसको आगे क्या लिखें, तो n को n लिखा, b क्या है, b मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, लॉन्ग सोलेनॉइड का, ये सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड का, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो एन आई, क्या होता है म्यू जीरो एन आई, और एरिया को मैंने एरिया लिख दिया ए, और डिवाइड में लिख दिया आई, मगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दी सोलेनॉइड के लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा, ये लिखा हमने म्यू जीरो, स्मॉल एन कैपिटल एन को कैपिटल एन लिख दिया, स्मॉल एन को हम ये करंट से करंट कट कर लेंगे, ठीक है। तो म्यू जीरो का म्यू जीरो, स्मॉल एन को स्मॉल एन लिख देते हैं, पहले कैपिटल एन, स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल एन को लिख सकते हैं कैपिटल एन बाय एल, और एरिया को एरिया लिख दिया, यहां मेंशन कर देते हैं वेयर स्मॉल एन को लिखते हैं कैपिटल एन बाय एल, बता रखा है मैंने, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ये कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न के टर्म में है। अगर मैं इसको स्मॉल एन के फॉर्म पे लिखूं तो कैसे लिखता, तो इसी को मैं ऐसे लिखता, एल इक्वल टू म्यू जीरो, स्मॉल एन को कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एल, तो ये हो जाता एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन में एल। अब एल से एक एल कट जाता तो आंसर क्या आता, ये आ जाता हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू में एल, ठीक है भाई, एक एल से एल कट जाता तो ये आता, तो ये हमारा हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, मान लो कभी ऐसा होता कि इसके अंदर मैं एक मेटल का बार रख देता, मतलब सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम प्लेस होता, तब क्या होता सेल्फ इंडक्टेंस, उस केस में क्या लिखेंगे, तो मैं पहले ये हटा देता हूं, आगे लिख देते हैं, तो यहां कंडीशन लिख देते हैं, अगर ऐसा हो इफ अ डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं इसे, इफ रिलेटिव परमेबिलिटी if relative permeability is mu r, then अगर रिलेटिव परमेबिलिटी होती मीडियम की, मतलब सोलेनॉइड के अंदर एयर ना होती, कोई मीडियम रखा होता, तब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता, तो हमें पता है ये बात,
कि भाई जो म्यू होता है, टोटल जो होता है उसे म्यू 0 म्यू आर लिखते हैं, और ये एयर के लिए 1 होता है। तो अभी जो हम लिख रहे थे एयर की बात कर रहे थे, तो ये नहीं था, सिर्फ ये था म्यू 0। अब ये आ गया है, तो अब फॉर्मूले में क्या आएगा, म्यू 0 म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। स्मॉल नंबर ऑफ टर्म के टर्म में लिखेंगे तो म्यू 0 म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये आ गया फॉर्मूला, मतलब म्यू आर का मल्टीप्लाई होगा, बात खत्म। इसको डायरेक्टली लिखें तो साइड में ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, अगर कोई मीडियम प्लेस होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो म्यू आर टाइम्स हो जाता है एयर का, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके फैक्टर्स कितने होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, पहला फैक्टर क्या होता है, तो यहां पर देखें, सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। मतलब अगर रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ेगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, और रिलेटिव परमेबिलिटी कम हुई तो सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल, कैसे बोलेगा, इफ एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल देन व्हाट हैपन विद द सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर आयरन रॉड इसके अंदर कॉइल में रखेंगे तो म्यू आर बढ़ेगा, अब म्यू आर बढ़ेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये हो गया कि सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अभी इसी आयरन रॉड रखी थी इसमें, इफ द आयरन रॉड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइल देन व्हाट हैपन विद द सेल्फ इंडक्टेंस। अब कॉइल, रॉड को हटा दिया है कॉइल से तो म्यू आर हट गया, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, वहां पर ये आएगा। बाकी मैं यहां पर भी एक दो बता दूंगा। एक और देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर। मतलब सबसे तेजी अगर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो, नंबर ऑफ टर्न अगर डबल करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 10 गुना करोगे सेल्फ इंडक्टेंस 100 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक और आता है, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का एरिया बड़ा कर दो, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, एरिया कम रखोगे सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। अब लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। भाई मेरे पास मान लो 10 मीटर का वायर है, मैंने बोला कॉइल बनाओ, एक ने कॉइल ऐसे बना दी, ये 10 मीटर खत्म, एक ने कॉइल ऐसे बना दी, ये 10 मीटर खत्म। तो अब देखो दोनों में नंबर ऑफ टर्न देखो, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसमें एरिया हमारा ज्यादा है, इसमें एरिया कम है, तो लेंथ का इसमें कोई फैक्टर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न और एरिया हमने ले लिए, तो वायर की लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। 3 फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर लो, मैं जब तक एक बार चेक कर लेता हूं बोर्ड कैसा है, ठीक आ रहा है। चलिए, तो ये सारी चीजें सही दिख रही हैं, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट हमारा आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक फंड में इन्वॉल्व हो, मतलब एक कोई कंपनी में 2 या 4 लोग हो, पार्टनर हो, 5 हो, 10 हो, 15, 100 कितने भी हो सकते, लेकिन एक से ज्यादा होने चाहिए। 2 लोग हैं तो म्यूचुअल। तो वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल आएंगी। अब 2 कॉइल आएंगी और उसमें हमें बताना रहेगा कि कैसे करंट इंड्यूस हो रहा है या कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 कॉइल लेंगे। कितनी कॉइल लेंगे, 2। जैसे कि मान लो मैंने पहले एक कॉइल ले ली ऐसे, ये हमने ले ली प्राइमरी कॉइल, थाला 07 हो गया, ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी कॉइल, इसको हम करंट दे देंगे ऐसे, रियोस्टेट भी लगा दिया है,
चेंज करना हो अगर कभी करंट, मेन करंट को, तो रियोस्टेट की हेल्प से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया बैटरी का वोल्टेज, ये हो गया की। यहां हमने पास में एक और कॉइल रख दिया, मैंने पास में एक कॉइल और रख दिया और उसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बट क्या होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से क्या पास करता है, करंट। कौन सा करंट, मेन करंट। ये कौन सा करंट है, मेन करंट है, ठीक है। तो जब इसमें हमने स्विच ऑन करा, करंट पास करेगा, मेन करंट। इसमें अपने आप सेकेंडरी कॉइल में अपने आप डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब इसकी गैल्वेनोमीटर में, जो गैल्वेनोमीटर में नीडल लगी रहती ना, गैल्वेनोमीटर नीडल अपने आप डिफ्लेक्ट हुई। पॉइंट ये आया कि जब मैंने करंट इसको दिया तो पास वाले में डिफ्लेक्शन कैसे आया, उसको समझते हैं कैसे आया होगा डिफ्लेक्शन। देखो मैंने जब यहां करंट दिया तो करंट दिया तो करंट हमारी वेरी कर रही होगी, कैसे भाई, करंट पहले 0 थी, फिर 1 एम्पियर हुई, फिर 2 एम्पियर हुई, फिर 3 एम्पियर हुई, ऐसे करके करंट बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ रहा मतलब करंट वेरी कर रहा, तो वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। पॉइंट ये है कि दूसरी कॉइल में कैसे, उसे देखो। देखो हमने क्या करा, इसमें करंट दिया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये ऐसे बनाएगा, परपेंडिकुलर, ऐसे। ये फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे। भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर जाती है ना, तो फील्ड ऐसे गई, सेकंड वाली कॉइल को क्रॉस करते हुए निकली। कैसे, नॉर्मली। नॉर्मली अगर क्रॉस कर रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है मतलब इसमें मिला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मिला होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज हो रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या आएगा, करंट। और वही करंट हमारा होता है इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूस करंट मिलता है सेकेंडरी कॉइल में। तो हमने करा क्या, हमने करंट प्राइमरी को दिया और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी को मिला, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन जैसा है, बट इसमें उस कॉइल में नहीं, दूसरी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसे लिखेंगे द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां करंट भी लिख सकते हैं ना, इंड्यूस्ड करंट भी लिखा जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ in one coil due to change in मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, या द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, यानी कि पास वाली कॉइल में हमने करंट चेंज करा और दूसरी वाली कॉइल में हमें ईएमएफ मिला। हमने क्या करा, पास वाली कॉइल में करंट चेंज करा, करंट पास वाली कॉइल में चेंज करा और दूसरी वाली कॉइल में ईएमएफ मिला। समझ आ गया ये, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इसका नाम दे देते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका नाम दे देते हैं हम प्राइमरी। ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। दोनों में नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है, नंबर ऑफ टर्न इसमें N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है, ठीक है। अब देखो तो क्या होता है, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स
किस में मिला? दूसरी वाली कॉइल में मिला। किसकी वजह से? पहले वाले की वजह से। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी बिकॉज ऑफ प्राइमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसको अच्छे से समझ लो। इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्या लिखा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल या सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी करंट इन फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट और सेकेंड नाम भी दे सकते हैं, एक ही बात है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किस में हुआ? सेकेंडरी में। किसकी वजह से? ड्यू टू प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। अच्छा, यहां मैं प्रोपोर्शनल साइन अगर रिमूव करूंगा तो कॉफिशिएंट आएगा। उस कॉफिशिएंट को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसको मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस? दूसरे वाले को मिला और पहले वाले की वजह से, तो इसको लिख दिया है इससे फाई इक्वल टू एम आई बोलते हैं इसे मुंबई इंडियंस एम आई, या इसको लिखें एम इक्वल टू या एम इक्वल टू या एम टू वन इक्वल टू फाई टू वन बाय आई वन। देखो इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, इतना जानो अगर ये फाई टू है तो ये आई वन होगा, ये फाई वन है तो ये आई टू होगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये फाई टू है तो ये एम टू होगा, ये फाई वन है तो ये एम वन होगा। जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, मैंने दूसरे में फ्लक्स चेंज हुआ था तो दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट तो पहले वाले को दिया था ना। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया। इसका एक और स्टेटमेंट देखेंगे। फिलहाल हम यूनिट देख लेते हैं यहीं पर, अगले पेज में क्यों जाएंगे, यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट तो वही है सेल्फ इंडक्टेंस जैसी भाई। फॉर्मूला फाई बाई आई। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। और आई करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर, या इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेनरी। क्या लिखते हैं? हेनरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट। अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, कॉइल में जो इंड्यूस्ड हुआ है, तो फैराडे लॉ लगाएंगे, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यही होता है फॉर्मूला, डी फाई बाई डी टी। तो यहां मैंने कर दिया माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह मैंने लिख दिया एम आई। अब M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ऐसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल आएगा ड्यू टू सेकेंड कॉइल। एक्चुअल में क्या होता है, जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे को मिलेगा उतना पहले को ही मिलेगा। मतलब इसमें करंट दिया तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला 10, अगर वही करंट इधर देते तो इसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता 10। मतलब M12 और M21 दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को मैंने M के बराबर मान लिया। किसके बराबर? M के बराबर। तो ये फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। ठीक है, ये हमारा मेन करंट है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, मेन करंट है। इंड्यूस करंट हमारा यहां से आएगा, यहां से क्या आएगा? इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया। डेफिनेशन लिखना चाहें तो सेम डेफिनेशन यहां से भी लिख सकते हैं जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में लिखा था। ये डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, सेम वैसे ही। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां ऐसे। क्या लिखेंगे? डी आई बाई डी टी डिवाइड कर दिया तो क्या आया? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, किसी भी कॉइल में हो सकता है, जरूरी नहीं कि दूसरे में ही हो, किसी में भी हो सकता है, पहले में भी हो सकता है। अगर दूसरे को करंट देते तो पहले वाले को ईएमएफ मिलता, तो इसलिए वन कॉइल लिखते। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द यूनिट rate of change of current
इन नेबरिंग कॉइल, नेबरिंग कॉइल। पास वाली कॉइल में अगर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करेंगे, मतलब पास वाली कॉइल में अगर हम लोग करंट चेंज करेंगे तो सेकंड वाली कॉइल को, दूसरी वाली कॉइल को ईएमएफ मिलेगा। ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं दो कॉइल के लिए। एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूं बोर्ड। ठीक है, एक्चुअली में बोर्ड बार बार मुझे चेक करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी लेक्चर चलते चलते बंद हो गया था, एक दो बार बंद हो गया ऑलरेडी, इसलिए अभी तो ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब दो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करेंगे और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। हम कितने यहाँ कितनी कॉइल लेंगे? दो। लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। दो लॉन्ग सोलेनॉइड ले लेते हैं, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बताना है। मैं यहाँ करता हूँ पहली कॉइल ऐसे ले लेता हूँ। सपोज दैट वी हैव टू सोलेनॉइड्स ऐसे, ये प्राइमरी कॉइल ले ली, इसमें करंट जाएगा I1, ये प्राइमरी कॉइल है। दो सोलेनॉइड लेना है, ज्यादा अच्छा जो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा वो तब मिलेगा जब दोनों कॉइल एक दूसरे के अंदर हो, कुछ ऐसा। पहली कॉइल ये, दूसरी कॉइल ऐसी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं दूसरी कॉइल को यहां ना बना के, आगे ना बना के, इसी के ऊपर मर्ज करके बना देता हूं ऐसे। आप ऐसे करके डायग्राम इसका बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ग्रीन वाली। ठीक है, लेंथ दोनों की हमने ले ली L और L। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कॉमन सी बात, अलग अलग हो सकते हैं। अगर लेंथ अलग अलग है, मतलब लेंथ भी सेम है, तब भी नंबर ऑफ टर्न हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड of total number of turn is N1 and N2 respectively। ठीक है, अब एरिया भी हमने A ले लिया है। अब हम क्या चाह रहे हैं, करंट हमने पहले वाले को दिया, मानो किसको दिया? पहले वाले को। करंट जब प्राइमरी को दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? प्राइमरी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी बनाएगा। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास जो आया था वो आया था phi बाय आई, ये आया था। अगर मैंने प्राइमरी को करंट दिया है तो फ्लक्स दूसरे को मिलेगा। किसको मिलेगा? दूसरे को। ठीक है, तो यहां पर हमने पहली वाली कॉइल को करंट दिया है, तो यहां लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी कॉइल। क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू या विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। बस इसके बाद डेरिवेशन यही हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? दूसरे वाले का। करंट किसमें गया? प्राइमरी में। तो इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड में एट बिकॉज ऑफ प्राइमरी। ठीक है, यहां नंबर ऑफ टर्न के बारे में भी बात होगी, है ना? तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करें? अब फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ। फ्लक्स किसको मिला? सेकेंडरी को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है? B इंटू ए, B इंटू ए, ये होता है। फ्लक्स मिला किसको? सेकेंडरी को। तो नंबर ऑफ टर्न ले लेते हैं हम सेकेंडरी के। भाई फाई को नंबर ऑफ टर्न अगर लिखें टोटल फ्लक्स, तो नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? सेकेंड वाले को मिला फ्लक्स, तो सेकेंड वाले का नंबर ऑफ टर्न। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाला बनाएगा। भाई करंट जब पहले वाले को मिला है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पहले वाला बनाएगा, लेकिन फ्लक्स दूसरे वाले को मिलेगा, तो नंबर ऑफ टर्न भी दूसरे वाले के होंगे ना, डिवाइड बाय I1। ठीक है, अब इसको क्या लिखे? N2 का N2 लिखा,
बी को लिख सकते हैं म्यू 0 एन आई। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का, और प्राइमरी कॉइल मतलब सोलेनॉइड, तो पहली वाली सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ये है। एरिया को एरिया लिखा, डिवाइड बाय करंट को करंट लिखा, I1 से I1 कट हो गया और ये आ गया रिजल्ट M21 इक्वल टू म्यू 0। अब कैपिटल N के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो मैंने स्मॉल n1 को लिख दिया कैपिटल N1 बाय L, और कैपिटल N2 को कैपिटल N2 लिखा, और एरिया को एरिया लिखा। ये आ गया फॉर्मूला। यहां साइड में मेंशन कर दो, वेयर N1 इक्वल टू कैपिटल N1 बाय L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ स्मॉल n के टर्म्स में, तो यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ मैं फॉर्मूले में स्मॉल n के टर्म्स में, तो इसको लिख देता हूँ M21 इक्वल टू म्यू 0 N1 N2 A इंटू L। लिखा जा सकता है भाई, N1 को लिख दिया N इंटू L, N2 को लिख दिया N इंटू L, ऊपर हो गया L स्क्वायर, एक L से L कट हो गया तो बचा। ठीक है, अब एक और चीज, M1 और M2 को ध्यान से, अच्छा ये M21 वाला है। अब इसमें हम लोग देखें, अगर मान लो इसके बीच में कोई मीडियम रखा होता, इनके बीच में कोई मीडियम रखा होता, तब क्या होता? तो लिख लेते हैं, इफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज म्यू आर, देन अगर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है तो उस समय फॉर्मूला क्या होता? तो इसी को लिखते हैं M21 या M12, दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या लिखते हैं? म्यू 0 म्यू आर N1 N2 A बाय L, या इसी को ऐसे लिखते हैं म्यू 0 म्यू आर N1 N2 A इंटू L। ये आया फॉर्मूला। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, एक जैसा है भाई। वहां पर n स्क्वायर हुआ था, बस उसी n स्क्वायर को N1 N2 के फॉर्म पे लिख दो, है तो बाकी वही। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या आया था? वहां आया था म्यू 0 म्यू आर n स्क्वायर A बाय L, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था। यहाँ पे n स्क्वायर को N1 और N2 लिख दो, वही आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइल हो गए तो N1 N2 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, इसके फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स जिसके इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स थोड़े अलग भी रहेंगे एक दो। फैक्टर नंबर 1, पहला, तो पहला हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी। मतलब अगर रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ेगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ने का मतलब हुआ अगर कोई मीडियम एंटर कराते हैं कॉइल के अंदर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का प्रोडक्ट N1 N2। जितने नंबर ऑफ टर्न का प्रोडक्ट ज्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, तो हम चाहेंगे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न हो। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का एरिया जितना ज्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ज्यादा। और मेरे हिसाब से ध्यान से देखें तो ये तीनों पॉइंट सेल्फ इंडक्टेंस जैसे हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे, एक और आता है इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिलेटिव सेपरेशन। क्या आता है? रिलेटिव सेपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव सेपरेशन का मतलब हुआ दोनों कॉइल के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि अभी दोनों कॉइल पास में है मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो उल्टा होगा। देखो, दो कॉइल लिया, एक ऐसे रखा, दोनों पास में है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो डिस्टेंस कम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा। अब यही कॉइल अगर ऐसे रखते, एक ये एक ये, अब देखो म्यूचुअल इनके बीच का रिलेटिव मतलब इनके बीच का गैप, इसके और इसके बीच का गैप क्या है? अलग अलग है। गैप जितना ज्यादा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो ये हुआ इनवर्सली। एक और आता है लास्ट, इसे बोलते हैं
ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल का मतलब हुआ अगर दो कॉइल ऐसे हैं, ये कंडीशन में, पहला ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा अभी इस कंडीशन में, म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बनाऊं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कम, मिनिमम। ऐसा क्यों? देखो इस कंडीशन में जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ऐसे जाएगा, फील्ड तो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी ना इससे, तो पूरी फील्ड इससे पास होगी। अगर फील्ड पूरी पास होगी तो फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, फ्लक्स ज्यादा मिलेगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। यहां पर देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा तो ऐसे जाएगा, कॉइल्स ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा ना फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तो क्रॉस ही नहीं कर रही भाई, फील्ड लाइंस ऐसे जाती तो फ्लक्स मिलता है ना सेकेंडरी को, यहाँ तो फील्ड लाइंस ऐसे ही पास होंगी, तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम हो जाता है। इसलिए ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, चलिए नोट कर ले आराम से, बात करेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल के पहले एक काम करें, छोटे छोटे दो रिलेशन है वो देख लो। पहला सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में रिलेशन एक देखो, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में रिलेशन, m इक्वल टू होता है k अंडर रूट L1 L2, ये रिलेशन होता है। दो कॉइल के लिए अगर हम रिलेशन लाएं म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस में, तो ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जो थोड़ा मतलब बहुत पहले आया हुआ है, स्टेट बोर्ड में आया है, सीबीएसई तो नहीं पूछता है, स्टेट बोर्ड में कभी कभी आ जाता है कि दो सोलेनॉइड अगर दिए हैं तो उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन बताओ। बहुत सिंपल है, आराम से बनेगा। भाई दो कॉइल लिया है, पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालो, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, म्यू जीरो n1 स्क्वायर ए बाई एल, दूसरे का बताओ तो म्यू जीरो n2 स्क्वायर ए बाई एल, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। इतना आप करना, बुक में मिल जाएगा, देख लेना, और नहीं हो तो बताना। ये हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं रह गया है। न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है एयर कोड, एयर कोड मतलब एयर भरा हुआ है कॉइल के अंदर, एयर कोड सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न 500, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। एक सोलेनॉइड दिया है जिसका लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न दे दिए हैं 500 और करंट दिया है इसमें 2.5 एम्पियर। देखो 2022 में आया हुआ था, है ना। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10 की पावर -3 सेकेंड। मतलब dt या डेल्टा t जो लेना चाहो, मैं यहाँ dt लिख देता हूँ, स्मॉल टाइम 10 की पावर -3 सेकेंड में करंट हो जाता है 0। तो ये हमारा पहले करंट था, ये हो गया हमारा बाद में करंट 0। ठीक है, हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। सर्किट के क्रॉस जो बैक ईएमएफ आया, बैक ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो अपोज करता है इसलिए बैक ईएमएफ बोलते हैं, वो कितना होगा। तो हमें ईएमएफ का फॉर्मूला पता है भाई, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -L di/dt। अब सोच रहे हो कि L क्यों लिखा, भाई सोलेनॉइड दिया है ना, तो सोलेनॉइड दिया है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा, इसलिए L लिखा। वैल्यू रख दो -L, L को लिख सकते हैं म्यू जीरो n स्क्वायर a बाय एल, यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। di/dt की बात करो तो चेंज इन करंट क्या हुआ, I2 - I1, तो I2 - I1 ऐसे लिख लो पहले, I2 - I1, और di/dt का वैल्यू दिया है, dt का वैल्यू दिया है 10 की पावर -3।
ऐसे, ठीक है। बस वैल्यूज रखो, सॉल्व करो। तो इसको एक काम करो, म्यू जीरो को म्यू जीरो, एन स्क्वायर को एन स्क्वायर, ए को ए, और यहां देखो माइनस का मल्टीप्लाई करते थे, ये माइनस का और ये प्लस का, I1 प्लस का, तो I1 की वैल्यू कितनी है 2.5, माइनस I2 हो गया माइनस का, I2 है 0, डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 3। वैल्यूज रखी है बस हमने, अब इसको सॉल्व करना है। L रह गया, देखो L रह गया, सॉल्व करें इसे। म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये म्यू जीरो। एन की वैल्यू दी है 500, स्क्वायर है तो 500 को 2 बार लिख लो। एरिया, एरिया दिया, एरिया 25 दिया है, 25 को 25 लिखा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस 4 का मल्टीप्लाई इंटू करंट कितना है 2.5 और डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ कितना है इसका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई, और टाइम दिया था हमारा 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया। अब से को सॉल्व तो आप कर लोगे, एक बार कर लेते हैं अपन भी यहां सॉल्व, जो जो कट रहा है वो कट कर देते हैं। देखो कैसे कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10, और कहीं पॉइंट है नहीं है। अब देखो निपटाना शुरू करो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, कट हो गया, 3 बच रहा, उधर ऊपर तो है नहीं 3, ठीक है। नीचे कितनी पावर है 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 से 10 की पावर माइनस 5 कट करेंगे तो यहां बचेगा 10 की पावर माइनस 2। अब लिखते हैं, लिखा मैंने E इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, अब वैल्यूज देखो, ये हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये बचा 5 और ये 500, तो इसको मैं 5 इंटू 5 25 लिख देता हूँ। क्या लिखा 25, 2 जीरो लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, जीरो है याद नहीं रहते ना, 5 इंटू 5 25 और 2 जीरो, ये 25 है और 10 की पावर माइनस 4 है, और तो कुछ रह नहीं गया, हाँ 25 और 10 की पावर माइनस 4 और 25, तो एक काम करो 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, 25 इंटू 25 10 की पावर माइनस 4, बाकी सब सही है। नीचे 3 बचा, नीचे 3 बचा, ये 10 की पावर वाला कट कर दिया था ना, हाँ ये कट, नीचे 3 बचा, नीचे 3 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो पहले ये करो 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, और ये 25 को 25 लिख दिया, 4 को 4 लिख दिया, पाई को लिख सकते हैं 22/7, कोई मीनिंग नहीं है, 3.14 लिख लो, 3 को नीचे लिख दो, पावर देखो 2 पावर से 2 पावर गई है तो खत्म हो गया, और 10 की पावर माइनस 4 बच रहा बस, ठीक है। देखो 2 पावर से 2 पावर कट हो गई, 10 की पावर माइनस 4। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आप, ये 3 से मैं 3 कट कर रहा हूं, मान लेता हूं अप्रॉक्स में, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब ये सॉल्व कर लो, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, 25 इंटू 4 100, तो ये हो गया 625 इंटू, ये 100 हुआ, 100 में 2 की पावर कम कर दो, 10 की पावर माइनस 2, ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं 6.25 वोल्ट। देखो ये अप्रॉक्स में आंसर लाया हूं मैं अब ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा, तो इसकी वैल्यू 3.14 थी, ये 3 था, मैंने इक्वल मान लिया है ना, आप इक्वल नहीं मानना, इसको सॉल्व करना तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 से ज़्यादा आएगा, 6.3538 ऐसे करके लिख लेना, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मेन क्या प्रोसीजर, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, और मैं मैथ्स सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको फिजिक्स बताने लिए आया हूँ, मैथ्स तो आप कर लोगे, मुझे पता है, मैथमेटिक्स आती है आप लोगों को, इतना बेसिक कोई लोग तो यहीं पर कर लिए होंगे, और जल्दी मैं बता नहीं सकता हूँ, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, ताकि तरीका पता चले कैसे सॉल्व करते हैं। पावर जितना ज़्यादा हो उतना बनाओ, 10 जितने बने, 0 जितने बने उतना बेटर है, नंबर को अलग करते जाओ, है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं,
सिर्फ कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। अगला क्या है, अगला आया है 2008 में आया था, देखो 4, 8, 16, पहले 2004 में आया, फिर 8 में आया, फिर 16 में आया, मतलब देखो 8-8 साल के गैप रहते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉलर रेडियस आर, इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई, मेरे को याद आ गया, इंपॉर्टेंट है। 2 circular coils, one of smaller radius r and the other of very large radius capital R are placed coaxially with center coinciding, ठीक है। Obtain the mutual inductance of the arrangement, म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है। 2 कॉइल है मेरे पास, कितने कॉइल है, 2, एक छोटा कॉइल है, इसका रेडियस है छोटा r, और एक बड़ा कॉइल है, इसका रेडियस है बड़ा r। अब ये बना, कॉमन सी बात, हम करंट किस में देंगे, छोटे वाले में कि बड़े वाले में, बड़े वाले में। भाई इसमें अगर करंट देंगे तो पूरी की पूरी फील्ड लाइंस अंदर से तो जाएंगी जाएंगी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर से तो पूरा ही जाएगा ना भाई। ये मान लो सोलेनोइड, एक रिंग है, एक बड़ा रिंग है, बड़े रिंग में जो करंट जाएगा तो वो उसकी जो फील्ड लाइंस बनेगी अंदर से तो जाएंगी जाएंगी, तो छोटे वाले से तो पूरी पास होंगी, तो इसको ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा करा है, ठीक है। तो हमने करंट पहले वाले को दिया, लाना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये लिख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके लिए काम करो, पहले वाले कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रेडियस, ड्यू टू कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, देखो जो मैंने सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था ना, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। पहले क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड पता कर ले, मैग्नेटिक फील्ड अगर पता चल गई तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में बचा ही क्या, फाई बाई आई होता है ना, फाई को बी इंटू ए लिखते हैं, आई को आई लिखते हैं, बस बी पता करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो बी कितना आया, तो बड़े वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर, ये सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, पाई आता है ना इसमें, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, नहीं पाई नहीं आएगा, मतलब है, देखो मैं ऐसे लिख दूं, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, तो पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, मतलब म्यू 0 आई अपॉन 2 आर आएगा, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, ध्यान नहीं दिया था, फॉर्मूला ये। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया पहले वाले का, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको मिलेगा, सेकंड को, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको मिलेगा, छोटे वाले को, फॉर्मूला क्या होगा, फाई अपॉन में आई, यही होगा, क्या लिखेंगे, फाई बाय आई, फाई कितना, फाई को लिखेंगे बी इंटू ए और आई को आई, बी किसका है, पहले वाले का, तो B1, ए किसका है, दूसरे वाले का, A2। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ वो तो सेकंड वाले से पास हुआ, छोटे वाले से, तो एरिया तो छोटे वाले का रहेगा, एक जैसा एरिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, म्यू 0 आई अपॉन में 2R, ये B1 है, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, छोटा है ना, पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का, ठीक है। और करंट नीचे डिवाइड था, करंट से करंट कैंसिल हो, ये आ गया आंसर, क्या आया, म्यू 0 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2R, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेडियस कट नहीं होंगे, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले ने बनाया, मिला छोटे वाले को, तो जब छोटे वाले को मिला, एक ही टर्न था इसलिए नंबर ऑफ टर्न नहीं आया, जब छोटे वाले को मिला मैग्नेटिक फील्ड तो उसका एरिया लेंगे ना A2, और एरिया छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, आई से आई कट गया, म्यू 0 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R, ये हो गया हमारा कंप्लीट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, ये देखिए CBSE 2015 में आया था, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
A square loop of side 20 centimeter is initially kept 30 centimeter away from the region of uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.1 टेस्ला एज सोन इन द फिगर। डायग्राम बना होगा इसका, इधर मैंने बनाया डायग्राम, ये है ना, ये है 20 सेंटीमीटर का ब्लॉक, स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा है मैग्नेटिक फील्ड से और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड 80 सेंटीमीटर का है। आगे क्या लिखा है? it is then moved towards the region towards the right with a velocity of 10 centimeter per second till it goes out of the field। फील्ड से बाहर तक ले जाएंगे हम। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। पहला फ्लक्स का बताना है विथ टाइम, ग्राफ बनाना है, और दूसरा बताना इंड्यूस्ड ईएमएफ का विथ टाइम, और तीसरा करंट होगा, इंड्यूस करंट का, रेजिस्टेंस भी दे रखा है कॉइल का, ग्राफ बनाना है। फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें, पहला पार्ट उठाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। देखो डायग्राम तो समझना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के बनेगा नहीं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी इंटू ए। क्या होता है फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। पहले तो जानो। अब देखो यहां ब्लॉक 20 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर दूर है और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलता है। मतलब 1 सेकंड में कितना चलता है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ये 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलेगा। ये लूप जो कॉइल है वो तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से है, इससे बाहर है, अभी यहां पहुंचा। फिर अगले 10 सेकंड में कहाँ आएगा? 10 सेंटीमीटर चलेगा, सॉरी 1 सेकंड में। फिर अगले 1 सेकंड में कहाँ आएगा? यहां पे। मतलब 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड तक ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रहेगा। 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर, दूसरे सेकंड में 10 सेंटीमीटर, तीसरे सेकंड में 10 सेंटीमीटर, 30 चलना था ना, तो 30 सेंटीमीटर चल के यहां आ गया, 3 सेकंड में यहां पहुंचा। तो 3 सेकंड तक तो फ्लक्स मिला ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां से थोड़ी ना जा रही, यहां से थोड़ी ना जा रही, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से जा रही और वो फील्ड से बाहर है। 10 सेकंड में यहां तक आया, 3 सेकंड में यहां तक आया है। ऐसा था लूप। 1 सेकंड में, 2 सेकंड, 3 सेकंड। भाई 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चल रहा ना, तो 3 सेकंड में 30 सेंटीमीटर चलेगा, 30 सेंटीमीटर चलेगा तो यहां पे आ जाएगा। मतलब 3 सेकंड तक फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो पहला एट टी, टाइम लिख ले, एट टाइम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिला? 0। ये पहला स्टेप हुआ। अब बात करेंगे एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड टू टी इक्वल टू, देखते हैं। देखो अब ये इसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर चलेगा और अगले सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ ऐसे। देखो ये हमारा ब्लॉक है, यहां पे आ गया है, 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर गया और अगले सेकेंड में 20 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही 1 सेकेंड की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मिलेगा, फिर आगे भी मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मिलेगा 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक चेंज होगा। कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो ये लिखा हमने 3 सेकेंड से 5 सेकेंड, 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड फ्लक्स कितना मिलेगा? B इंटू ए। B कितना था? 0.1, 0.1 टेस्ला था मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर साइड थी, तो एरिया क्या होगा? 400। 20 इंटू 20 400। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई। ठीक है, पॉइंट हटाते तो नीचे 10 आता, 1 0 से 1 0 कट जाता। मतलब फ्लक्स जो मिला हमें कितना मिला? 4, 1 0 इधर कम कर दो, 10⁻³ वेबर। 4 इंटू 10⁻³ वेबर मिला। कब? 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। ठीक है, अच्छा 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस समय क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो कॉइल था वो एंटर कर रहा था ऐसे। देखना एरिया, देखना चेंज होगा। ये एरिया कम है और बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, एरिया बढ़ता गया।
तो भाई जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी तो चेंज होगा। फ्लक्स चेंज हो रहा जब तक वो अंदर आ गया मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, फ्लक्स कितना आ गया, ये आ गया। अब आगे की बात करें, डायग्राम पे ही थे। अब ये आ गया कुछ इस कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसे आ गया, यहां तक आ गया। 20 सेंटीमीटर तो इसने कवर कर रखा है। कितना, 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जाएगा तो 6 सेकंड लगेगा भाई। 60 बचा ना, 80 था टोटल, 20 इसने कवर कर लिया, 60 सेंटीमीटर बचा। 60 सेंटीमीटर बचा मतलब 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चल रहा है। तो 60 सेंटीमीटर चलने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये ऐसे आ जाएगा, अगले 6 सेकंड में। तो यहां लिख लेते हैं एट t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 में 6 जोड़ दो, 11 सेकेंड। 5 सेकेंड से 11 सेकेंड। फ्लक्स कितना हो जाएगा, b इंटू ए। फ्लक्स तो मिलेगा, वही का वही मिलेगा। कितना, 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। फ्लक्स तो भाई मिलेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद फ्लक्स मिलता रहे एक जैसा। यहां आ गया। अब जब इससे बाहर जाएंगे तब क्या होगा, बाहर जाने में कितना समय लगेगा इसे, लूप को जब बाहर ले जाएंगे तो 20 सेंटीमीटर लेंथ का था, 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर बाहर जाएगा, अगले सेकंड में पूरा बाहर चला जाएगा। तो यानी कि t इक्वल टू 11 सेकेंड टू t इक्वल टू 13 सेकेंड में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 11 सेकेंड के बाद की बात कर रहे हैं, 11 से 12, 12 से 13, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा फ्लक्स, 0। ठीक है, 2 सेकंड में। अब आप सोच रहे हो कि 1 सेकंड की अगर बात करते 11 से 12 तो फ्लक्स 0 नहीं होता, लेकिन हम टोटल बात करेंगे 11 से 13। फ्लक्स उसको मतलब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाने में, जैसे ही बाहर जाएगा 2 सेकंड के बाद यहां आएगा, फ्लक्स क्या हो गया, 0। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा। ग्राफ बना के देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये लिया हमने फ्लक्स का टर्म और ये लिया हमने टाइम। समझो इसे, देखो पहले कितने सेकंड तक, पहले 0 से 3 सेकंड तक फ्लक्स नहीं मिला, 3 सेकंड तक फ्लक्स नहीं मिला, तो 3 सेकंड तक फ्लक्स मिला ही नहीं, तो 3 सेकंड तक तो ये हो गया, ये हो गया 3 सेकंड तक। 3 सेकंड तक फ्लक्स नहीं मिला। अब 3 सेकंड से 5 सेकंड तक फ्लक्स चेंज हुआ। क्या हुआ, चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमारा जो कॉइल था वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा था। तो 3 सेकंड टू 5 सेकंड क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। तो चेंज हुआ तो यहां से यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक फ्लक्स हमें ऐसा मिला, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। ठीक है, फ्लक्स और टाइम में ग्राफ ऐसे बनेगा। अब 5 सेकंड टू 11 सेकंड, 5 सेकंड टू 11 सेकंड फ्लक्स हमारा एक जैसा रहा। कितना था ये एक जैसा, ये था 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। कितने सेकंड तक, 5 से 11 सेकंड तक। इसको मैं रफ कर देता हूं ना, ये अपन याद है हमको, 11 सेकंड तक। मतलब 5 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक, 5 सेकंड से लेके 11, एक जैसा ये ले लिया हमने। ये कितना सेकंड हुआ, 11 सेकंड, ये सेकंड में है, टाइम है। ठीक है, 11 सेकंड तक कितना आया हमारा फ्लक्स, एक जैसा कांस्टेंट। अब 11 सेकंड टू 13 सेकंड फ्लक्स क्या हो रहा, 0 की तरफ बढ़ रहा। एकदम से 0 नहीं होता, धीरे धीरे। 2 सेकंड में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0। ये हुआ 13 सेकंड, ये 12। 2 सेकंड में फ्लक्स क्या हो गया, 0। ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, फ्लक्स का अगर ग्राफ बन गया तो ईएमएफ और करंट के इजीली बन जाएंगे, क्योंकि मेन फ्लक्स का ही है।
इंपॉर्टेंट ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब हुआ और कब चेंज नहीं हुआ। तो पहला ये है, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एंटर करते हो उस समय एरिया चेंज हो रहा होता है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हुई, लूप ये था, जब तक बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के लूप तब तक फ्लक्स मिलेगा नहीं, यहां तक फ्लक्स नहीं मिलेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा फ्लक्स चेंज होना शुरू होगा, चेंज होना शुरू होगा, चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा 2 सेकंड के लिए, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में एक जैसा कांस्टेंट चलेगा तो फ्लक्स एक जैसा रहेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा कॉइल तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज सिर्फ 2 बार होगा, व्हेन द कॉइल इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन द कॉइल इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स 2 बार चेंज होगा। तो ईएमएफ की बात करें, सेकंड नंबर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है। पहला दूसरा तीसरा तीनों के केस के लिए कर लेते हैं अलग अलग। या पहला एट टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ईएमएफ क्या मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि फ्लक्स ही नहीं मिला, 0 से 3 सेकेंड तक तो फ्लक्स मिला ही नहीं। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ भी मिलेगा। तो ईएमएफ कितना मिलेगा? E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फ्लक्स कितना हो गया था? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसको लिखा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और टाइम हमारा दिया था 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में बाहर जा रहा था ना, टाइम ले रहा था 0.1, जस्ट मिनट, 2 सेकेंड में बाहर जा रहा था, 2 सेकेंड, 3 से 5 के बीच में 2 सेकेंड, 2, तो ये कितना आ गया? माइनस साइन के साथ, माइनस है ना, तो ये आया हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि इसको लिख सकता हूं माइनस साइन के साथ, माइनस 2 मिली वोल्ट। कितना है? माइनस 2 मिली वोल्ट। ठीक है। अब 5 सेकेंड से 11 सेकेंड तक फ्लक्स एक जैसा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। तो यहां लिखा एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड टू टी इक्वल टू 11 सेकेंड, ईएमएफ क्या मिलेगा? 0। फिर एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड टू टी इक्वल टू 13, अब फिर मिलेगा हमें ईएमएफ। क्यों? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी चेंज होगा। तो इसके लिए लिखें, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस को बाहर लिखा, फाई टू माइनस फाई वन लिखते हैं, डी फाई का मतलब यही होता है, और डी टी हमें पता है 2 सेकेंड है भाई, 11 से 13 के बीच में 2 सेकेंड का गैप है। फाई टू माइनस फाई वन मैंने इसलिए लिखा है कि माइनस साइन का रोल रहेगा। फाई टू तो 0 हो गया भाई, फ्लक्स तो 0 हो गया ना, ये इनिशियल फ्लक्स है और ये फाइनल फ्लक्स है, तो फाइनल फ्लक्स 0, इनिशियल में था इतना। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ फाई वन की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3.2, यानी कि ई की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये प्लस का 2 मिली वोल्ट। देखो फ्लक्स तो हमें सिर्फ 2 ही बार, सॉरी ईएमएफ तो 2 ही बार मिलेगा, एक बार ईएमएफ यहां मिलेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, एक बार ईएमएफ यहां मिलेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। और जब ईएमएफ मिलेगा तभी करंट मिलेगा। फिलहाल तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, ग्राफ बना लेते हैं इसका, ग्राफ देखें, ये हो गया ईएमएफ, ये समय 3 सेकंड तक तो कुछ मिला ही नहीं, 3 सेकंड तक तो कुछ भी नहीं मिला, 3 सेकंड, फिर 3 सेकंड के बाद नेगेटिव मिला 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड से 11 सेकंड तक कुछ नहीं मिला, 5 सेकंड से 11 सेकंड तक कुछ नहीं मिला, ये 11 है, 11 सेकंड, 11 सेकंड से 13 में प्लस 2 मिला, ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है, और ये टाइम इन सेकंड,
ये 13 सेकेंड हो गया। ये हो गया हमारा ग्राफ, नेगेटिव पॉजिटिव। करंट की बात करेंगे, करंट भी ऐसे ही मिलेगा, बस उसके लिए हमें वैल्यू चेंज होगी बस। तीसरे पे आते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, देखिए ग्राफ बहुत सिंपल है, डायरेक्ट बन सकते थे, एक ही बार समझना, इसके लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू होता है ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू में पता है 0.1 दी थी ना, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दी थी 0.1 ओम, ठीक। तो पहला, जहां जहां करंट मिला है, जहां जहां ईएमएफ मिला वहीं करंट मिलेगा, तो यहां लिख लेते हैं एट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, आई कितना आएगा 0। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, आई की वैल्यू आएगी E बाई आर। ई की वैल्यू कितनी थी -2 था मिली वोल्ट, अपॉन में आर की वैल्यू 0.1, ये आ गया माइनस में 0. पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा ना, 20 मिली एम्पियर। करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है ना, पॉइंट हटाए ऊपर 0 आ गया, 20 मिली एम्पियर माइनस का। आगे देख लो, इसी में यही लिख लेते हैं, t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 11 सेकेंड, करंट क्या आएगा 0। फिर t इक्वल टू 11 सेकेंड से t इक्वल टू 13 सेकेंड, ये करंट मिलेगा E बाई आर। ई हमारा प्लस में था, कितना था 2 मिली वोल्ट, अपॉन आर की वैल्यू 0.1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट आ गया हमारे पास 20 मिली एम्पियर, प्लस का या माइनस का। ग्राफ बनाओ, सेम ग्राफ बनेगा जैसा, बस करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ग्राफ बना देते हैं यहां पर बना देते हैं, सेम यही ग्राफ बना देना, बस वैल्यू चेंज कर लेंगे। छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं यहां पर ऐसे, एक काम करते हैं ना, एक पेज ऐड कर देते हैं, ऐसे देखो ये हुआ हमारा ग्राफ। थोड़ा सा ये लेंदी लगता है बट है बहुत सिंपल, डायरेक्ट ग्राफ बनाना होता है डायरेक्ट बना देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया करंट, 3 सेकंड तक कुछ मिला नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, 3 सेकंड तक कुछ मिला नहीं, 3 सेकंड के बाद मिला, फिर 11 सेकंड तक मिला नहीं, उसके बाद मिला। सॉरी, कहाँ भाग रहा भाई, नाराज हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा भाई। ये 3 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 11 सेकंड, 11 सेकंड के बाद 13 सेकंड, ये टाइम इन सेकंड। वैल्यू याद रखो 20 मिली एम्पियर माइनस में, और ऊपर यहां प्लस में 20 मिली एम्पियर, बस इतना ध्यान रखना है। डायरेक्ट इसको ध्यान से देखो, देखो भाई, जब तक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तब तक फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स नहीं मिलेगा तो ईएमएफ नहीं मिलेगा, ईएमएफ नहीं मिलेगा तो करंट नहीं मिलेगा। जब फ्लक्स चेंज होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ भी मिलता है, करंट भी मिलता है। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट एक जैसा मूव कर रहा तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं। फ्लक्स चेंज तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल एंटर करे या मैग्नेटिक फील्ड से लीव करे, इतना ध्यान रखना। और जब फ्लक्स चेंज होता है तभी इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलते हैं। आप इसको नोट करो, मैं देखता हूं बोर्ड जब तक कैसा दिख रहा। ठीक है, देखो लाइट दिखने लग गई यार, लाइट दिख रही थी, सही हो गया अभी। चलिए अब हम बात करेंगे, कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने थे। लिखा प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहां 2-3 चीजें देखेंगे। पहला, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लूप है, ये लूप है और ये करंट जा रहा है और ये करंट आई है और ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग। तो बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। इसमें जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन बताना है जब करंट इंक्रीज करे। कैसे देखेंगे इसे, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो करंट की डायरेक्शन में रखा हमने थंब,
लूप हमारा ऊपर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देखेंगे कैसा बन रहा, बाहर की तरफ बन रहा। कैसा बन रहा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बन रहा। अच्छा, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो फ्लक्स के इंक्रीज करने का अपोज करेगा। क्या करेगा, फ्लक्स के इंक्रीज करने का अपोज करेगा। भाई फैराडे लॉ क्या बताता है कि इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स के अपोज कैसे करेगा, तो यहां पे जो डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा, बाहर की तरफ। किधर आ रहा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेंगे, यानी कि फील्ड को कम करेंगे। ठीक है, करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आया, किधर आया, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना दो, तभी तो अपोज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो उसका अपोज करेंगे तो अंदर की तरफ बना दो। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाना है तो लूप में करंट कैसे चले, क्लॉकवाइज। भाई यही होता है ना, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा। ये है, अगर इसमें करंट हमारा ऐसे आएगा, करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखा तो थंब किधर जा रहा, अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, अंदर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन कैसा आया, क्लॉकवाइज। कैसा आया, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी का एक और देखते हैं। मान लो कभी ऐसा हो, मैंने इधर लिया करंट, ये करंट मैंने लिया आई, और ये करंट डिक्रीज कर रहा है, यहां ले लिया लूप। अब बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लूप। तो देखो करंट किधर जा रहा, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, किधर जा रहा, अंदर की तरफ। किधर जा रहा, अंदर की तरफ, बराबर है। और अंदर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है। हम क्या करेंगे, अपोज। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है ना अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज क्यों करेंगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज का ही अपोज करना है। और फ्लक्स के चेंज का अपोज कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करके। तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करो, अंदर की तरफ जा रहा, डिक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हम उसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे करें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना दो। भाई अंदर की तरफ तो बन ही रहा था ना, लेकिन वो डिक्रीज कर रहा था, हम उसे इंक्रीज करना चाह रहे हैं। कैसे इंक्रीज करें, अंदर की तरफ जा रहा था, इंक्रीज करना है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दो। कैसे बनाएंगे, अंदर की तरफ क्लॉकवाइज। कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, देखो करंट कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, कम हो रहा है। करंट कम हो रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा, अंदर जा रहा है लेकिन कम हो रहा, कम हो रहा। हम चाहते हैं ज्यादा हो जाए, अपोज करना है ज्यादा हो जाए। ज्यादा कैसे करेंगे, अंदर की तरफ 4 लाइनें जा रही थी, हम 20 लाइनें और जोड़ दें मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ लाइनें जोड़नी है तो करंट तो ऐसे जाएगा ना, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लगाओ राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे। देखो यार तीसरा, अब अलग थोड़ा। अब क्या है, यहां मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, यहां एक कॉइल है, इसके में कैपेसिटर की प्लेट लगा दी, एक प्लेट ए एक प्लेट बी, और ये लिया मैंने एक मैग्नेट। क्या लिया, मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूं टूवर्ड्स द कॉइल। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, देन व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए एंड बी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट ए और बी की पोलैरिटी बतानी। तो जब नॉर्थ पोल मूव करेगा, नॉर्थ पोल मूव करेगा तो कॉइल में कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ। भाई नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ ही बनेगा ना। मैंने क्या बताया था, जब पास आता है कोई तो जैसा वो होता है वैसा ही दिखता है सामने वाले को।
जब आपकी तरफ कोई आता है ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, प्रेम मोहब्बत होती है, जब पास आता है कोई ना, तो जैसा वो है, जैसा उसका चेहरा है वैसे ही दिखेगा। लेकिन जब वो दूर जाता है ना, तब पता चलता है कि उल्टा है। जब वो दूर जाता है तो उसका फेस उल्टा दिखेगा। सबसे बढ़िया याद रखो। तो पास आ रहा है नॉर्थ पोल, तो कैसा पोल बनेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब कैसा? नॉर्थ का मतलब कैसा? ऐसा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। तो ए क्या हुआ? पॉजिटिव। ए क्या हुआ? पॉजिटिव। और बी क्या हुआ? नेगेटिव। मतलब ए हमारा हुआ पॉजिटिव और बी हमारा हुआ नेगेटिव। ठीक है, ये पोलैरिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला क्या देखें? हाँ, एक दो और चीज देखें। जैसे कि कभी ऐसा हो, यहां पर ग्राफ पूछे जाते हैं कभी कभी। ये है फाई, ये है आई। फाई और आई में ग्राफ ये बनाए मैंने दो, एक दो। ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2। अब आपसे पूछेगा किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, तो देखो L1 की वैल्यू L2 से ज्यादा होगी, पहले ही जान लो। क्यों? क्योंकि L इक्वल टू क्या होता है? फाई अपॉन आई। क्या होता है? फाई अपॉन आई। L को हम क्या लिख सकते हैं? टेन फाई। क्या लिख? टेन थीटा लिख लो, फाई लिख रहा हूं, टेन थीटा। भाई स्लोप है ना ये, तो स्लोप को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा। अगर फाई और आई में ग्राफ है जिसका एंगल ज्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा। स्लोप ज्यादा किसका? L1 का, तो L1 ज्यादा हुआ, L2 कम हुआ। एक ये हुआ क्वेश्चन। और कोई बच रहे हैं क्या? हाँ, सोचना पड़ेगा ना। मैग्नेट है, पोलैरिटी के हिसाब से देखें। ठीक है, इतने ही टॉपिक हैं, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं, जितने करा दो उतने कम है। एक और यहां मैं बता देता हूं, आप लोग इसको करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने क्या लिया? ऐसे, और यहां मैंने लिखा ये करंट है इंक्रीजिंग। इसको समझ लो, ये बनाया क्या अपन ने? शायद इंक्रीजिंग करंट ऊपर जा रहा है, इधर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग करा था। एक काम करो, इसको उल्टा बना लो, इंक्रीजिंग कर दिया लेकिन यहां लूप बना लो। अब डायरेक्शन बताना है। बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? भाई करंट किधर जा रहा है? ऊपर। फील्ड किधर बना रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और फील्ड बढ़ रहा है, हम क्या चाहेंगे? कम हो। भाई फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा, क्योंकि करंट बढ़ रहा ना, तो फील्ड बढ़ रहा बाहर की तरफ, हम चाहते हैं कम हो। फील्ड किधर बनाना पड़ेगा? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ फील्ड कैसे बनाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। अंदर की तरफ फील्ड कैसे बनाएंगे? अंदर की तरफ क्लॉकवाइज। हाँ देखो, जितने मैंने बताया सब में क्लॉकवाइज आया। एक्चुअल में याद कोई ऐसा तो रहता नहीं स्पेसिफिक कि कैसे, मैंने तो रैंडम बना दिए हैं, लेकिन जो मैंने बताया है फंडा उसको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बस मेरा इतना बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि मैं भी यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा ठीक ठाक कंटेंट, अपना कंटेंट बहुत अच्छा है वैसे तो। आप लोगों के लिए कैसा है ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।